दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रामबाण वीडियो रहेगा आपके लिए। इसमें हम 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है। यकीनन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ये क्लास स्पेशली यूपी टेट के साथ साथ अन्य जो टेट परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी यूजफुल होगी। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, काउंट करते चलिएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और क्वेश्चन से संबंधित आपको जो भी जानकारी आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। हमारे चैनल पर यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। यूपी टेट की तो पहले ही से चल रही है, सुपर टेट का भी बैच हमने स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके सामने। पूछा जा रहा है यहाँ पर पहले प्रश्न में कि एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया सुदृढ़ीकरण किया जाता है। नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाता है? दंड द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, विभेदीकरण के द्वारा या फिर प्रतिपुष्टि के द्वारा। देखिए अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, अधिगम क्या होता है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है और इसमें क्या होता है? उद्देश्य होता है। कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य होता है। लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहां पर कह रहा है एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण दंड के द्वारा तो हम नहीं करेंगे। विभेदीकरण मतलब आप एक तरीके से अलगाव की उपस्थित कर रहे हैं, नहीं। सुदृढ़ीकरण का मतलब हो गया एक तरीके से और बेहतर या और मजबूत। तो ऐसे में अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और वहां पर पुनर्बलन का प्रयोग कर लेंगे तो वो और सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। ठीक है, बच्चा और उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब बात करते हैं ये पुनर्बलन क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट। जैसे बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। ये जो शब्द हैं ये पुनर्बलन के उदाहरण है। पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है, कौन सा प्रश्न? कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न के लिए। अधिगम की विशेषता आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। तो हमने आपको अभी भी बताया कि अधिगम क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका गोल होता है, उद्देश्य होता है। यानी इस संबंध में जो बातें कही गई हैं वो सभी सही हैं। आंसर जाएगा डी के साथ। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है? कर्ट लेविन ने क्षेत्र का सिद्धांत दिया। इसको फील्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जीवन दायरा, टोपोलॉजी, वेक्टर एवं बैलेंस या फिर सभी विकल्प सही है। तो जब आप इनका सिद्धांत पढ़ेंगे तो इनमें इन्होंने जीवन दायरे की भी बात की है, टोपोलॉजी, वेक्टर एवं बैलेंस। यानी आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लेकिन ब्रूनर की इनका जो सिद्धांत है उसकी जो अवस्थाएं हैं वो अलग है। जैसे पूर्व प्रत्यात्मक काल इनके सिद्धांत में नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। यहां पर ब्रूनर का जब आप सिद्धांत पढ़ते हैं तो उनमें एक अवस्था बताई जाती है क्रियात्मक अवस्था, जो इनके सिद्धांत से संबंधित है। इसलिए यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 3 अवस्थाएं इनके सिद्धांत में, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक यानी प्रतीक के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं। तो यहां पर 3 अवस्थाओं का जिक्र इनके सिद्धांत में किया गया है। अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। क्या संगठन होता है, संज्ञानात्मक कार्यविधि होती है, आत्मसातकरण एवं समविष्टीकरण होता है या फिर कोई नहीं? जीन पियाजे से क्वेश्चन है। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि स्कीमा में जानकारी को जोड़ना, समावेशन और जानकारी जोड़ने के साथ साथ अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है तो वो समायोजन कहलाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है? अनुकूलन की प्रक्रिया में। तो अनुकूलन के 2 पार्ट होते हैं, समावेशन जिसको आत्मसातकरण भी कहते हैं और दूसरा होता है समायोजन जिसको एकमेंडेशन या समविष्टीकरण जो लिखा है। तो यहां पर आपका सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? गैने ने अधिगम की अष्टपदी सोपान की दी है, 8 स्टेप उन्होंने बताए हैं। अब इसमें उद्दीपन अनुक्रिया है, संप्रत्यय है, समस्या समाधान है, अन्वेषण है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो उद्दीपन अनुक्रिया भी है, संकेत अधिगम भी होता है, समस्या समाधान भी होता है, श्रृंखला के माध्यम से भी सीखता है, अन्वेषण वाला इसमें नहीं। अब जिसने ये पढ़ा नहीं होगा गैने की थ्योरी
उसको लगेगा कि अन्वेषण तो होगा ही, खोज आधारित है, लेकिन अन्वेषण की बात गैले ने अपनी थ्योरी में नहीं की है। तो अन्वेषण इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आप देखते हैं तत्परता, प्रभाव और अभ्यास होता है, उद्दीपन का कोई सिद्धांत अलग से नहीं है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो 7वें प्रश्न में आपका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ब्रूनर है ऑप्शन में, स्किनर है, वाइगोत्स्की है, थॉर्नडाइक है। देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न अगर बदलेगा तो क्या बदलेगा? पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन थॉर्नडाइक के कथन में सही है, या थॉर्नडाइक के संबंध में कथन कौन सा असत्य है, या जीन पियाजे के संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत है, या 3 ऑप्शन देकर के आपसे पूछ लेगा पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, चौथा पांचवा सही है। तो आपको जब ये बेसिक जानकारी पता होगी तभी आप उसी तरीके के प्रश्नों को कर पाएंगे। देखिएगा इन 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या कुछ रहता है, और ऐसे ही आपको हर टॉपिक के हम 100 क्वेश्चन करा देंगे। ये अधिगम का हो जाएगा, फिर बुद्धि का, हालांकि बुद्धि का पहले भी करा चुके हैं, फिर से करा देंगे। ऐसे ही विकास के सिद्धांत, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, एनसीएफ, आरटी, जितने भी टॉपिक है सारा करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। प्रयास एवं त्रुटि की जब बात करते हैं तो ये आपके आ जाते हैं थॉर्नडाइक महोदय, आंसर जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन से, पावलाव ने दिया है, कहा जा रहा है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। पहला है यहाँ पर कि अधिगम किए गए तथ्य तथा सामान्यता स्थायी होते हैं, पुनरावृत्ति पर बल देते हैं, बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, अवबोध एवं रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। बताइए शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसमें आप जानते हैं क्या होता है, घंटी बजती है, फिर कुत्ते के मुंह में लार आती है, फिर उसको भोजन मिलता है, ये वाली प्रक्रिया है इसमें। और इसमें क्या होता है, अधिगम किए गए तथ्य आपसे पूछ रहा है सही नहीं है, तो पुनरावृत्ति तो होती है, बार बार घंटी बजती है, फिर होता है, प्रयास किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी सही है, अवबोध एवं रुचि की भूमिका कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया की भूमिका है। अब यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है, तो पहला ही हो जाएगा कि अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं बल्कि अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों द्वारा की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, जिसमें उद्दीपक पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपक बन जाता है या बन जाती है। ये कौन सा सिद्धांत है? यह स्किनर का सिद्धांत है, बारा, पावलाव या फिर थॉर्नडाइक। यहां पर बेंडूरा होगा, बेंडूरा। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, व्यवहार अपने आप चलता है, ये कहा जा रहा है, जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है लेकिन लास्ट में वो स्वयं ही उद्दीपन बन जाता है। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपका पावलाव का ही शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्योंकि बार बार जब प्रक्रिया होती है, घंटी बजती है, फिल्लार आती है, तो ये एक हैबिट में हो जाता है। फिर क्या है, जैसे अधिगम के संबंध में अगर हम बच्चे को बताएं तो प्रयास करने से क्या है, सफलता उसको मिल जाती है। चीजों को जब बच्चा पुनरावृत्ति रिपीट करता है तो वो चीजें उसको इजी लगने लगती है, उस तरीके से वो बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को अधिगम आसानी से कर सकता है। तो ये सिद्धांत है पावलाव का, और लास्ट में वो स्वयं ही उद्दीपन बन जाता है। शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की वाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया? प्रश्न संख्या 11, रॉबर्ट एम गैने है, गेज, विलियम बर्टन या फिर जॉन ब्रूबेकर। ये एक शिक्षण से संबंधित परिभाषा है लेकिन अधिगम से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर इसी में आपको कराया जा रहा है। ये परिभाषा गैने की है, गैने ने क्या किया है, अष्टपदी सोपान की दी है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम व उच्च संगठन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? थॉर्नबर्ग, थॉर्नडाइक, आशुबेल या फिर बर्लिनर। बताइए, प्रश्न पूछा गया है ये वाला, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास है ये। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डेविड आशुबेल के द्वारा ये दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग। देखिए ज्यादा व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, जो भी व्याख्या है वो क्वेश्चन अपने आप में अगला है। ठीक है, इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं, उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्किनर से हो गया, पावलाव से हो गया, थॉर्नडाइक से हो गया,
वो सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। तो अभिक्रमित अनुदेशन किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। और स्किनर के ही सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। 14वां प्रश्न है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो ये तो आप सबको पता होगा, डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, अकैल्कुलिया, यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनता है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्लेक्सिया की जब बात आती है तो ये पठन संबंधी विकार है। ठीक है, और जब बात आती है डिस्ग्राफिया तो ये लेखन संबंधी विकार हो जाता है। और जब बात आती है डिस्कैल्कुलिया तो ये हो जाता है गणना संबंधी विकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये पढ़ने संबंधित है, तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है, अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है। गलत कथन पूछा जा रहा है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, आप पढ़ते हैं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्रिया को निर्देशित करता है, ये भी सही है, प्रशिक्षण ये भी सही। यहां पर क्या कह रहा है कि परिपक्वता से संबंधित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बात यहां पर गलत कही जा रही। तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हम बी के साथ चले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। किसी भी व्यवहार के विलोम के प्रति प्रतिरोध की मात्रा किस प्रकार के पुनर्बलन में अधिक होती है? ये आपसे प्रश्न जानना चाह रहा है। चलिए उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सतत पुनर्बलन, विच्छिन्न पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, या फिर ए और बी दोनों? किसी भी व्यवहार के विलोम के प्रति प्रतिरोध की मात्रा किस प्रकार के पुनर्बलन में सबसे ज्यादा होती है? जैसे कोई व्यवहार है और उसके विपरीत में कोई प्रतिरोध है, तो किसमें ज्यादा होगी? ये आपसे प्रश्न जानना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 16, और यहां पर आंसर हो जाएगा सतत पुनर्बलन में और विच्छिन्न पुनर्बलन में, दोनों में ही होगी। आंसर जाएगा यहां पर ए और बी दोनों के साथ। आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा पुनर्बलन का कोई सवाल ही नहीं है। पुनर्बलन आप देंगे तो अच्छे से देंगे, जहां पर लगेगा तो प्रयोग करना, जहां पर उचित होगा वहीं पर पुनर्बलन का प्रयोग होगा। सतत मतलब लगातार हो, और विच्छिन्न पुनर्बलन का प्रयोग हो। व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? ब्रोनफेन, ब्रेनर, बीएफ स्किनर, कर्ट लेविन, या फिर टॉलमैन? क्वेश्चन नंबर 17, बताइए ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? देखिए जीवन क्षेत्र, तो क्षेत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कर्ट लेविन के द्वारा। देखिए ये है नया पैटर्न। अगर प्रश्न को फंसाना होगा थोड़ा सा तो इतना घुमा के पूछेगा ना कि बहुत सारे लोग इतने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉर्मल पूछ लेता है क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो सभी बता देते हैं कर्ट लेविन ने दिया। लेकिन क्या है, घुमा दिया। व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा, तो जीवन क्षेत्र की अवधारणा, क्षेत्र का सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। शिक्षक के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? प्रीवियस ईयर में एक कूट बना करके प्रश्न पूछा गया था। अग्रिम संगठन प्रतिमान की जब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18, तो ध्यान रखिएगा आसुबेल के द्वारा ये दिया गया। अगला देखिएगा, पावलोव के द्वारा निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? प्रयास एवं त्रुटि, सूझ, क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय अनुबंध। तो आप जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि किसका है? थॉर्नडाइक का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कोहलर ने दिया है। कोहलर ने दिया है, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। और यहां पर आपसे पावलोव का पूछा है, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया है। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये एक रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर ना हो, ये किसने कहा? हिलगार्ड ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, गैसेल ने कहा, स्किनर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 20, आप भी तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप सीखने के लिए तैयार ना हो, तत्पर ना हो। तो सिंपल सी बात है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आ जाता है तत्परता का नियम। आंसर होगा बी के साथ। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? पहला है व्यवहारगत परिवर्तन, दूसरा है जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, तीसरा है परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन, चौथा है अभ्यास और अनुभव से सीखना। अभ्यास और अनुभव से सीखना। तो आप जानते हैं कि अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है, जीवन संचालित होता है, और यहाँ पर परिपक्वन से व्यवहार है। क्या ऐसा होता है? क्वेश्चन नंबर 21,
बताइए। देखिए, परिपक्वन से व्यवहार नहीं होता है, परिपक्वता से व्यवहार नहीं होता। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी एक जैविक प्रक्रिया है, अभ्यास और अनुभव से सीखते हैं आप। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, वातावरण, आयु तथा परिपक्वता, थकान, संवेगात्मक स्थिति। थकान और संवेगात्मक स्थिति, आसपास का वातावरण, एज, मैच्योरिटी, थकान, ये सभी कारक जो हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? अधिगमकर्ता से संबंधित, शिक्षक लिखा है तो शिक्षककर्ता से संबंधित, शिक्षक के विषय में प्रारंभ, अधिगम अनुभव की प्रवृत्ति। तो यहां पर पूछा किसके बारे में? अधिगमकर्ता से संबंधित, तो आपका बी हो जाएगा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 23 में हम जाएंगे बी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। गैने के अनुसार सीखने का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? सबसे निम्नतम पूछे तो संकेत अधिगम, और सबसे उच्चतम पूछे तो समस्या समाधान। ये वाला आपका कौन सा होता है? निम्नतम स्तर। ये 8वां स्तर आपको आने चाहिए, क्योंकि यहां से आपको क्रम बना करके भी पूछ सकता है कि इसको सही क्रम में लगाइए। सबसे निम्नतम में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, संकेत या सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला सीखना, शाब्दिक सहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम बना करके सीखना, और उच्चतम में ये आपका आ जाता है समस्या समाधान। ठीक है, ये उच्चतम में आपका जाता है समस्या समाधान। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, स्किनर दिया है, देखिए भांगड़ा बज गए, चुन लीजिए, डांस कर लीजिए। अगला है यहाँ पर अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। पढ़ते हैं आप, सक्रिय अनुबंधन, मानवतावादी कोहलर दे दिया है, इतना कंफ्यूज कर रहा है। एक ही सही है, वही आपको पहचानना है। तो यहाँ पर पहला ही सही है, सक्रिय अनुबंध कहा जाए या क्रिया प्रसूत, ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत आप जानते हैं कोहलर के द्वारा दिया गया है, और मानवतावादी ये कोहलर ने नहीं दिया है। संज्ञानवादी में आपके पियाजे जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न लिखिएगा, कौन सी अधिगम की विशेषताएं नहीं है? अधिगम की विशेषताएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 26वां प्रश्न। बताएं, पढ़ लिया? देखिए, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये लिखा है कि सिर्फ अधिगम में नया ज्ञान ही होता है, ऐसा नहीं, अधिगम में पूर्व ज्ञान को भी हम साथ में लेकर के चलते हैं। तो इसे देखिएगा, कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया शिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का? तो देखिए, निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर ही दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन हो जाएगा। सतत होता है तब जब हम लगातार देते हैं, और अगर हम निश्चित अंतराल पर दे रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड पे, तो वो हो जाता है निश्चित अंतराल। लेकिन यहाँ पर सही प्रतिक्रिया करने पर उसी के अनुपात में अगर दिया जा रहा है तो क्या कहा जाएगा? निश्चित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 28 से सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान कौन सा है? अनिर्देशित, सामाजिक, मौलिक शिक्षण, संप्रत्यय, उपलब्धि प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न में आपका सही जवाब क्या होगा? सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। अगला प्रश्न देखिएगा, साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रस्तुता यानी कह सकते हैं प्रणेता या प्रतिपादक कौन है? तो रेखीय आपने पढ़ा, ये साखी आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 29, तो ये क्राउडर हो जाएगा। रेखीय पूछता तो स्किनर लगाते आप, स्किनर ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। अगला, मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस कार्य पर आधारित है? वॉटसन, स्किनर, बेंडूरा या फिर सिगमंड फ्रॉइड। मॉडलिंग की बात कौन करते हैं? तो एल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। मॉडलिंग की बात इन्होंने ही की है अपने सिद्धांत में, तो एल्बर्ट बेंडूरा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये हमने पिछली बार भी कराया था और ये क्वेश्चन पेपर में आ गया था। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक किसकी है? लर्निंग की शर्तें। क्वेश्चन नंबर 31, ये गैने की पुस्तक है, आंसर जाएगा सी के साथ। निम्नांकित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में है विलोपन, तत्काल पुनर्प्राप्त, विभेदन। देखिए, शेपिंग जो है ये स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है, क्रिया प्रसूत से, और ये आपका शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। ये विश्वास के अधिगम करता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना एवं उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है,
सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, रचनावादी, मनोविश्लेषणवादी, प्रकारवादी। अधिगमकर्ता क्या है? सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना। आपने पढ़ा है संरचनावाद में क्या कहा जाता है कि बच्चे ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करते हैं। ये किसका मानना है? रचनावादी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। एक द्वितीयक पुनर्बलन जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलन के साथ हो क्या कहलाता है? प्राथमिक पुनर्बलक, क्रिया पुनर्बलक, सामान्यीकृत पुनर्बलक, विभेदक पुनर्बलक। एक द्वितीयक पुनर्बलन है जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलन के साथ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। तो सिंपल सी बात है, इसको हम कहेंगे सामान्यीकृत हो रहा है, क्योंकि ये पहले से रिलेट कर रहा है। तो जो जब रिलेट करने की बात कही जाए कि पहले वाले पुनर्बलन से रिलेट किया जा रहा है, तो वहां पर क्रिया नहीं होगा, प्राथमिक ऑलरेडी प्राथमिक के साथ उसका प्रयोग हो ही रहा है, और कोई विभेद की भी बात नहीं कि हम अंतर कर रहे हो दोनों में। ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे सामान्यीकृत पुनर्बलक। आज धूप तेज है एवं असुखद है। आप धूप का चश्मा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर सकता है। ये एक उदाहरण हो सकता है नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक, नकारात्मक दंड का, या फिर सकारात्मक दंड का। धूप तेज है, असुखद है, धूप का अगर चश्मा लगा रहे हैं तो आपकी असुविधा को कम कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 नकारात्मक पुनर्बलन होगा, क्योंकि आपको निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है ना, आपकी असुविधा को कम कर रहा है। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 में अगर आपने ए आंसर लगाया है तो सही है आपका। ठीक है। विपरीत उद्दीपक को रोकने, हटाने या टालने के लिए की गई प्रतिक्रिया नकारात्मक कहलाती। तो यहाँ पर क्या है? धूप है, उससे उसको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? धूप का चश्मा लगा रहे हैं। वही यहां पर कहा जा रहा है कि विपरीत उद्दीपक को रोकने, हटाने या टालने के लिए की गई प्रक्रिया नकारात्मक पुनर्बलन कहलाती है। अगला है निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? जब हम बात करते हैं निर्मितवादियों की, तो ये किसकी बात करते हैं? आप जानते हैं निर्मितवाद यानी संरचनावाद। इनका मानना है कि ज्ञान की संरचना का निर्माण बच्चा खुद से कर लेता है, अपने आप करता है। तो वो खोज करता है, सबसे पहले व्याख्या नहीं होगा और विस्तार नहीं होगा, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, फिर विस्तार करना और लास्ट में मूल्यांकन करना। ये मॉडल है निर्मितवादी शिक्षण का। पहला विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन निम्न में से किसके विचारों पर आधारित है? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का कॉन्सेप्ट किसने के द्वारा दिया गया है? तो आपको अभी भी हमने बताया स्किनर के द्वारा दिया गया है। अगला देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन जहां प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान अनुसरण करता है उसको क्या कहते हैं? एक जैसा अनुसरण अगर कर रहा है, क्या वो रेखीय होगा, क्या वो साखी होगा, या रेखीय और साखी होगा, या फिर अवरोह होगा? क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में ही आप ये पढ़ते हैं कि प्रत्येक जो अधिगम करता है, देखिए इसमें होता क्या है कि पाठ को छोटे छोटे इकाइयों में, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और बच्चों से कह दिया जाता है कि इसको आप ऐसे ऐसे करो। तो सबके लिए, सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है, सभी बच्चे वहां पर एक जैसा जो है अनुसरण करते हैं। तो यहां पर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया? अभ्यास, प्रभाव, प्रत्याशा, तत्परता। देखिए अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम दिया गया है। प्रत्याशा का नियम आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है, तो इनके द्वारा ये नहीं दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिएगा, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं? नए विचार की जब बात आती है तो रटकर सीखना तो नहीं होगा, ठीक है। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार, वैसे तो इसको सृजनात्मकता भी कह सकते हैं, नए नियम, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है अन्वेषण। तो जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 40 की जब हम बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, अन्वेषण अधिगम इसका सही जवाब हो जाएगा, खोज आधारित अधिगम। अगला है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुकरण, रूपण, विलोपन, सहज पुनः प्राप्ति। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत या सामाजिक अनुकरण की बात किसने की है? मॉडलिंग की बात किसने की है? एल्बर्ट बेंडूरा ने अपने सिद्धांत में की है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि पूछ रहा था संबंधित नहीं है।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? क्या स्किनर है, पावलाव है, आसुबेल है या थॉर्नडाइक है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्किनर के द्वारा दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, वांछनीय व्यवहार को कम करता है, बढ़ाता या कम करता है या फिर कम करता है। अगर निगेटिव आप कोई पुनर्बलन दे रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं, इशारों में ही डांट दे रहे हैं, आंखें बना दे रहे हैं, डरा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? यही आपसे क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है। तो भैया जो बच्चा वांछनीय व्यवहार करना चाहेगा अपने मन से, उस व्यवहार पर प्रभाव डालेगा और वो व्यवहार कम हो जाएगा। अगर अच्छा आप सकारात्मक पुनर्बलन करते हैं तो वो व्यवहार अच्छा हो जाता है, वृद्धि करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? समाज के द्वारा जो पुनर्बलन होता है उसमें क्या होता है? आपकी तारीफ की जाती है, समाज के लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है? प्रशंसा करना भी है, बच्चे को कक्षा का मॉनिटर देना भी हो जाएगा यहां पर। और क्वेश्चन नंबर 44 बताएं। ठीक है, बच्चे को टॉफी या खाद्य पदार्थ देना, ये जो है सामाजिक नहीं है। ये एक तरीके से आप कोई वस्तु दे रहे हैं तो ये भौतिक है, और ये किसके अंतर्गत जाएगा भाई? पुरस्कार जैसा है, ये कह सकते हैं कृत्रिम हो जाएगा ये, तो ये सामाजिक पुनर्बलन नहीं है। डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। 3 पक्ष बताए हैं, एक इनमें से नहीं है, वही आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वाला नहीं है। तो सामाजिक पक्ष इसके अंतर्गत नहीं आता है। कॉग्निटिव, साइकोमोटर और एक और आता है, इंग्लिश में नहीं याद आ रहा है। कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इमोशनली को इसको क्या कहेंगे? भावात्मक, नहीं याद आ रहा है, आप लोग बताइएगा। चलिए, अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, शारीरिक परिपक्वता को प्रोत्साहित, प्रत्यक्षीकृत कौशलों की अपेक्षा थकान के कारण परिवर्तन होता है। देखिए, व्यवहार में परिवर्तन तो होता ही है, उसी को हम अधिगम कहते हैं और यही इसकी विशेषता है। बाकी यहाँ पर गलत दिया है, शारीरिक परिपक्वता को प्रोत्साहित नहीं करता है, ये उपेक्षा भी नहीं करता, ये उपेक्षा है और उपेक्षा नहीं करता है। थकान के कारण अगर परिवर्तन है तो वो अधिगम नहीं माना जाएगा, वो कुछ समय के लिए होगा। निम्न में से कौन सा विक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? पहला, तत्काल पुनर्बलन, स्वगति, स्व या विद्यार्थी द्वारा परीक्षण या फिर निष्क्रिय अनुक्रिया। अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। कोई भी सिद्धांत हो, देखेंगे आप उसमें कि निष्क्रिय तो नहीं ही होगा, निष्क्रिय अनुक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें एक्टिव ही ना हो कुछ, तो वो अनुक्रिया कैसी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? प्रश्न संख्या 48। अब चाहते हैं कि अधिगम प्रभावशाली रहे तो सबसे अच्छा क्या होगा भाई? लगातार पुनर्बलन दिया जाए, जहां पर भी जरूरत है, आवश्यकता है, तो सतत पुनर्बलन यहां पर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य विलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, उसी को हम पठार कहते हैं। परिभाषा किसकी? गेट्स, अन्य की है, हॉलिंगवर्थ की, रॉस। इस प्रश्न पे विवाद हो जाता है। आप इसको अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो कई जगह इसका आंसर रॉस मिलेगा, कई जगह गेट्स और अन्य मिलेगा। हमने भी इसको क्रॉस चेक किया, देखने का, जानने का प्रयास किया कि आखिर आंसर क्या है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से इसका आंसर रास है, रॉस है, रॉस नहीं है बल्कि रॉस है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या रॉस सही है या फिर नहीं। कमेंट तुरंत करिए, अगर डाउट है तो गूगल करिए, सर्च करिए, किताब में ढूंढिए, कहीं भी ढूंढिए, आज ये कंफर्म हो जाना चाहिए। आपकी तरफ से हमने प्रयास कर लिया, आप भी थोड़ा प्रयास करिए। किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? विलंबित, समकालिक, अनुगामी, पश्चगामी। समकालिक यानी उसी समय का, पश्चगामी यानी बाद का। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा यहां पर आपका विलंबित अनुबंधन। ये सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, होता क्या है? इस क्रम में घंटी की ध्वनि पहले की जाती है, लगातार बजती रहती है, और जब तक स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन प्राणी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाए, कई बार घंटी को भोजन देने के बाद भी बजाया जाता है। इससे बनने वाले अनुबंध को विलंबित कहते हैं, डिले मतलब बाद में। ठीक है, विलंबित कालिक का मतलब यही हो गया बाद में, और ये कहा जा रहा है कि ये अनुबंधन के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। यहाँ पर बच्चे के अधिगम होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अधिगम की तत्परता के नियम का अर्थ नहीं है। पहला, अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन, पर्याप्त अभिप्रेरणा, पर्याप्त योग्यता एवं रुचि, पर्याप्त सुखद अनुभव।
अधिगम के तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि आप सीखने के लिए अगर तत्पर हैं तो आप उस चीज को बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, अर्थ नहीं ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी प्रेरणा हो गया, योग्यता रुचि हो गई, सुखद अनुभव हो गया। अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन इसका अर्थ नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आप सीखने के लिए अगर तैयार हैं, तत्पर हैं, तो आप मोटिवेट अगर आपको कोई करेगा तो वो चीजें काम आएंगी। अगर आप सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है तो आपको कितना भी मोटिवेट करें आप नहीं सीखेंगे, है ना। आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए इसके लिए, और जब आप सीखेंगे तो इसके प्रति आपका सुखद अनुभव भी होना चाहिए। पहले से ही आप ज्ञान का अर्जन थोड़ी कर लेंगे। अगर ज्ञान का अर्जन ही सिर्फ हो तो फिर अधिगम आप क्यों करेंगे, है ना, तत्पर क्यों होंगे। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। अगला देखिए, गहने के अनुसार कौन सा सही है। अभी भी हमने आपको पूरा चार्ट दिखाया था, सबसे नीचे क्या था, संकेत अधिगम। तो नियम वाले ऑप्शन बेकार है, संकेत से स्टार्ट करिए। संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा या फिर सेकेंड सही होगा। नियम के बाद संप्रत्यय, संकेत अधिगम के बाद। देखिए ये यहां पर कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। हमको लगा कि पूरा क्रम पूछ रहा है, इसलिए हमने एलिमिनेट किया। आपसे उस 8 में से कोई भी 3 उठा लिया है और पूछा है कि कौन किसको फॉलो करता है, यही प्रश्न है। ठीक है, संकेत के बाद देखिए, संकेत के बाद यहाँ पर तुरंत क्या दे दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया दे दिया है। इसलिए आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ भी बढ़ना होगा और देखना होगा क्या नियम के बाद संप्रत्यय होता है या संकेत के बाद क्या होता है। ये अगर आपको पता होगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखिए, संकेत के बाद उद्दीपक अनुक्रिया है और नियम के बाद समस्या समाधान है। अब देखिए, संकेत के बाद क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया है। देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए, कहां पे थे हम लोग, टाइम लग रहा है। संकेत के बाद जल्दी जल्दी भगा लेते हैं। हो चुका ये, अभी नहीं हुआ, यहीं पे थे। देखिए, संकेत के बाद उद्दीपन अनुक्रिया सही तो दिया है, तो पहला ही होगा, है ना। संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुकरण करता है, सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत विभिन्नता। ये वाला क्लास आपने नहीं देखा क्या, सुपर टेट के लिए स्पेशली ये क्लास बनाया गया है, व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर बच्चा जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से सीखना चाहे, एक ही तरीके से सीखने में इंटरेस्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करेगा सीखने की योग्यता। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उचित अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। परीक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न संख्या 54। अनुकरणीय व्यवहार, अनुकरण की बात किसने कही अपने सिद्धांत में, एल्बर्ट बेंडूरा ने, जिनके सिद्धांत को परीक्षणात्मक अधिगम के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आपका क्रिया प्रसूत स्किनर का है और ये नहीं होगा। 54 में आपका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम के बारे में गलत कथन कौन सा है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, निष्पादन से भिन्न होता है, तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, वृद्धि परिपक्वता के कारण होता है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 55, अधिगम के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो अधिगम वृद्धि और परिपक्वता के कारण नहीं होता है। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं होगा। आप सोचिए सिर्फ वृद्धि हो जाए, मैच्योरिटी हो जाए और आप कुछ सीखे ना, सीखने के लिए तत्पर ना हो, तो आप थोड़ी सीख पाएंगे। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, निष्पादन से भिन्न होता है और स्थायी परिवर्तन। लेकिन ये वाला आपका परिपक्वता के कारण नहीं होता है, वृद्धि और परिपक्वता के कारण अधिगम नहीं होता है, बल्कि ये अनुभव और प्रयासों के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन है। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक के सफाई तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। कौन से अधिगम सिद्धांत पे आता है, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है। प्रशंसा करना क्या है, ये है रीइंफोर्समेंट, जिसको हम कहते हैं पुनर्बलन। अगर प्रशंसा की जाएगी तो बच्चा उस काम को और अच्छे से करेगा, उसका मन लगेगा। और पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसके प्रतिपादक कौन है, स्किनर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला
कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? प्रेक्षणात्मक, प्राचीन अनुबंधन, क्रियाप्रसूत, अव्यक्त अधिगम। क्वेश्चन नंबर 57 की जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये व्यवहारवादी है, संज्ञानात्मक आपसे पूछा जा रहा है तो अव्यक्त अधिगम हो जाएगा यहां पर। ठीक है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, ये एल्बर्ट बेंडूरा वाला आप पढ़ते हैं, प्राचीन अनुबंधक भी आप जानते हैं, क्रिया प्रसूत, ये व्यवहारवादियों से संबंधित है। आपसे संज्ञानात्मक वाला पूछ रहा है तो ये अव्यक्त अधिगम इसमें आ जाएगा और कुछ इसमें नहीं है। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। क्वेश्चन नंबर 58 बताएं, 58 में आपका आंसर क्या जाएगा? दृश्य रूप से है अगर तो हम उसके लिए छूकर महसूस करने वाली, ठीक है, सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। बी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? बताइए। पहला है प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरा है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, और एक और ऑप्शन है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, तो प्रयोग नहीं करना गलत है, हतोत्साहित करना गलत है, कभी कभी वाला गलत है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला देखिएगा, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है यहां पर, और आपने क्या पढ़ा? अधिगम में अभिप्रेरणा का कौन सा कार्य नहीं है? कॉल आ जाता है बीच बीच में। देखिए, आप लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, यहाँ पर आप लोग नोट्स और बैच के लिए कॉल करते हैं। अगर हम आपका कॉल कभी नहीं उठा पा रहे हैं या हमारी टीम नहीं उठा पा रही है, ठीक है, उपलब्ध कोई नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर ले। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60, अधिगम में प्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, जीव के व्यवहार को प्रदर्शित और नियंत्रित करना, चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, ये ठीक नहीं है। ऊर्जा प्रदान करना ठीक है, निर्देशित करना, नियंत्रित करना ठीक है, लेकिन क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना मतलब कोई सीक्वेंस में आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? व्यवहारवाद में कौन सा नहीं आता है? देखिए, क्रिया प्रसूत आप जानते हैं स्किनर का है, व्यवहारवादी है। प्रयास थॉर्नडाइक का है, ये भी व्यवहारवादी है। पावलाव का है, ये भी व्यवहारवादी। क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन का है, ये व्यवहारवादी नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोगों पर, सामाजिक अधिगम पर, परिकल्पनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर। प्रश्न संख्या 62, क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें तो हल का जो सिद्धांत है ये गणितीय गणनाओं पर आधारित है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो लिख लीजिएगा, हल का सिद्धांत जो है गणितीय गणनाओं पर आधारित है, और स्किनर का जो सिद्धांत है वो प्रयोगशाला और प्रयोगों पर आधारित है। देखिए, गैने के अनुसार यहां पर 8 में से 4 अधिगम प्रकार दिए गए हैं। पहचानिए वो 4 कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 63वां प्रश्न। हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, आंसर करिए। हाँ, बताइए ना। समस्या समाधान, संप्रत्यय सिद्धांत और फिर बहुविविधीकरण। इसका सही सीक्वेंस पूछा यार। हमने आपको चार्ट दिखाया था, इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला देखिएगा, ठीक है, ये है, आप नकल करिए और देख करके आराम से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन तो है ही। प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिलोपन, ठीक है, ये अधिगम का एक चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है, यानी प्रतिलोपन से पहले क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 64, प्रतिलोपन से पहले होता है सामान्यीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा,
प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, वही हमको लगा कि ये तो सभी कारक हैं, लेकिन एक ऐसा है जो मनोवैज्ञानिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, विषय वस्तु का स्वरूप जो है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, बाकी इच्छा, प्रेरणा, रुचि ये मनोवैज्ञानिक कारक हैं। विषय वस्तु का स्वरूप जो है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत नहीं आता है। तो 66 में आपका आंसर जाएगा डी के साथ। अगला देखिएगा, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 67, ये एबिंगहास ने कहा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। ये परिभाषा किसकी है? एबिंगहास की है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? बताइए। देखिए, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास ये प्राथमिक है और प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो साहचर्य वाला जो है ये प्राथमिक के अंतर्गत नहीं आता है। अगला, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है ये किस पर जोर देता है? क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा जा रहा है। व्यवहार पर, है ना, व्यवहारवादी है तो व्यवहार पर जोर देगा। अगला देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या? यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 70, नैमित्तिक अनुबंधन भी इसको कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, प्राणी की अभिवृद्धि है, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, विशेषता नहीं है पूछ रहा है। अधिगम का अवलोकन, अधिगम का अवलोकन आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, है ना। अधिगम का अवलोकन ऐसा नहीं है कि अधिगम होता है लेकिन वो दिखता नहीं है कि आप कोई वस्तु है, आपको कोई दिखा दे, ऐसे ला के दे दे तो वो दिखता नहीं है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको आप देखें और कहें कि हाँ ये अधिगम कर लिया है। महसूस किया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जाए घड़ी, है ना, तो घड़ी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। व्यवहार में जो बदलाव आए हैं उनको हम देख सकते हैं, लेकिन अधिगम जैसा कुछ आप सोचे कि ये ऐसा कुछ हम ला करके आपको दिखा दें अधिगम है, तो वो नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, वो बात सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट के साथ। अगला, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 72, आंसर हो जाएगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 73 है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित कैसे समझा जाएगा? अगर बच्चे मोटिवेट हैं तो क्या वो अच्छी ड्रेस वर्दी पहन करके आएंगे, अनुशासन में रहेंगे, रेगुलर आएंगे, या फिर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछेंगे? मोटिवेटेड बच्चा वही होता है, समझ लीजिए, जो प्रश्न पूछ रहा है, अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। हमको लग रहा है 40 मिनट की क्लास में आपको 100 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। अभी पता नहीं कितनी बड़ी क्लास हो चुकी है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना, अच्छी लग रही क्लास की नहीं? कमेंट कर दिया करें, एक कमेंट से, जितने लोग देखते हैं एक कमेंट आप कर दिया करें, अच्छी बुरी जो भी कुछ तो लिखा करिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, क्वेश्चंस को कलेक्शन करना एक टॉपिक से, फिर उसको टाइप कराना, फिर रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, है ना, और आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हैं। लाइक और कमेंट इतना करना है आपको सिर्फ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो डर क्या है? संवेग है। आंसर हो जाएगा डर, ऑप्शन नंबर सी के साथ। डर हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, ये क्या है? संवेग के उदाहरण है। संवेग क्या होता है? भावों में जो उथल पुथल होती है उसी को संवेग कहते हैं। प्रश्न संख्या 74 में अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो आप सही हैं। गलत बात कह दी नहीं ना। अगला देखिए, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत क्षमता को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं और उसके हिसाब से आप बांट रहे हैं चीजों को कठिनाइयों के आधार पर, तो कौन सी विधि ये कही जाएगी? क्वेश्चन नंबर 75, ये विभेदी अनुदेशन कहा जाएगा, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं ना, विभेद। अगला प्रश्न,
बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन है तो दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाएगा एक साथ? क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 तो कह रहा है दृश्य श्रव्य और स्पर्श भी हो रहा है, कर्ण कोटर तो नहीं होगा, प्रत्यक्षीकरण अवलोकन में सिर्फ अवलोकन हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर करिए। इस प्रश्न में आपको सोचने का मौका हम दे रहे हैं ताकि ये ना लगे जो क्वेश्चन आसान है आपने बहुत बार पढ़े उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। भाई क्रिया प्रसूत आया, स्किनर आपने लगा दिया, थॉर्नडाइक आया, आपने प्रयास एवं त्रुटि लगा दिया। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बताइए? सॉरी, एक से अधिक इंद्रियों का जब प्रयोग होता है तो इसके अंतर्गत कहा जाता है, एक शब्द है इसके लिए बना है गति बोधक, है ना। गति बोधक ही कहा जाता है। हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि इसका ऐसे कैसे होगा, लेकिन इसके लिए एक शब्द बना है गति बोधक। गति बोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक से, बिल्लियों का कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वन मानुष चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान। अगला है अधिगम का पठार क्या होता है? पठार कब बनता है? जब एक तरीके से कुछ समय के लिए अधिगम की प्रक्रिया रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 में आपका सही जवाब हो जाएगा अवरुद्ध वर्धन। 79 देखिएगा, समस्या समाधानों में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने दिया? हल, कैंडलर, कोहलर, ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 79 किसके द्वारा दिया गया? सोचिए, आंसर करिए। हल के द्वारा दिया गया। लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। 79 में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है हम करके सीखते हैं किसने कहा? योकम सिम्पसन, डॉक्टर मेस, पॉल सैनिक। क्वेश्चन नंबर 80 हम करके सीखते हैं, ये किसका? देखिए ये भी विवादित प्रश्न है। अब विवाद क्यों बनता है? विवाद इसलिए बनता है, कई बार क्या है, परीक्षा संस्थाएं अपनी मनमानी करती। कोई क्वेश्चन आया, उसका आंसर गलत दे दिया, खुद उन्होंने गलत दे दिया और फिर वो चीज मानने को भी तैयार नहीं होते हैं, तब विवाद हो जाता है। हम करके सीखते हैं ये कथन है, कहीं कहीं पे आपको अलग अलग मिल सकता है। यूपी टेट 2018 में जब पूछा गया तो वहां पर इसका आंसर दिया गया कि ये कथन भैया किसका है? सिम्पसन का है। ठीक है, सिम्पसन का ये कथन है। लेकिन अगर आप नॉर्मली अगर आप ऐसे कहीं चेक करेंगे तो कहीं कहीं पर इसका आंसर कुछ और भी आपको मिल सकता है। खैर हम लोग 80 के लिए अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 80 के लिए बात करें तो हम लोग यहाँ पर कौन सा आंसर करने वाले हैं? सिम्पसन करने वाले हैं। हम करके सीखते हैं किसने कहा? यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिम्पसन के साथ। ठीक है, अच्छा टिक नहीं किया, सिम्पसन हो जाएगा। अगला देखिए, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या है? अनुक्रिया उद्दीपन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हमने क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए। 81 देखिए ये सामान्यीकरण है ना, अनुक्रिया अनुबंधन नहीं है। काली गाय काला, देखिए क्या पूछ रहा है? काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देख करके अगर बच्चा डर रहा है तो ये उद्दीपक का सामान्यीकरण है ना। देख करके उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उद्दीपक का ये सामान्यीकरण है। अगला देखिएगा, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, परिवर्तन को हम संशोधन भी कहते हैं। तो 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। व्यवहार का विस्तार कैसे हो जाएगा? सीखना व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, संशोधन ही होगा। सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसने किया? तो स्किनर ने किया स्किनर बॉक्स का प्रयोग अपने सिद्धांत में। सिद्धांत का नाम क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आंसर हो जाएगा बी के साथ। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे अच्छी विधि कौन है? कोई भी बच्चे का अगर गलत व्यवहार है, शिक्षक की भूमिका में भी आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस गलत व्यवहार के पीछे कारण क्या है, कारण को हम पता करेंगे, फिर उसके लिए उपचार करेंगे। ना कि हम उसको दंड देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ना इग्नोर करेंगे, ना और गार्जियन से शिकायत करेंगे। अगला है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? कार्यात्मक अनुबंधन, अनुबंधन। तो इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रसूत या कार्यात्मक अनुबंधन।
85 में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 86 है, तत्परता किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के संबंध में ये कथन किसने दिया? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर आंसर हो जाता है थॉर्नडाइक तो मैक्सिमम लोग थॉर्नडाइक ही लगा देते, लेकिन ये कथन किसका है ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा जा रहा है। 86 में पूछा जा रहा है तो ये एच.एल. भाटिया का कथन है। अगला देखिएगा, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता यानी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप जो क्रियाशीलता होती है वही सीखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पुनर्बलन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? आवश्यकता स्थित अंतरक्रिया तत्परता, आवश्यकता फिर तत्परता स्थित फिर अंतःक्रिया, आवश्यकता अंतःक्रिया स्थित फिर तत्परता। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर हो जाएगा आवश्यकता अंतःक्रिया स्थित और फिर तत्परता। अगला है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, ये किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, साहचर्य परिवर्तन, प्रभाव का नियम। 89। क्वेश्चन नंबर 89, बताइए, आप ही बताइए। आपने कभी पहले क्या है एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है? आपके सामने पहले कोई एक समस्या आई थी, आपने वहां से कुछ नया सीखा था, लेकिन दोबारा से अगर वही समस्या आ गई दूसरी परिस्थिति में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो थॉर्नडाइक का जब आप नियम पढ़ते हैं द्वितीयक नियम या उसको हम गौड़ नियम भी कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? गौड़ नियम की संख्या 5 है। तो 5 नियमों में एक आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसी में कहा जाता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अगर किया जा रहा है तो ये हो जाता है आपका साहचर्य परिवर्तन। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? उद्दीपन, इधर आ जाते हैं। अब देखिए, उद्दीपन परिवर्तन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, चिन्ह पूर्ण आकार सिद्धांत या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपका सही जवाब हो जाएगा चिन्ह पूर्ण आकार सिद्धांत। इसमें इसका जो निष्कर्ष है व्यवहारवाद से भी प्रेरित है और गेस्टाल्टवाद यानी समग्रवाद से भी प्रेरित है। थॉर्नडाइक द्वारा अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली को उत्तेजित करने हेतु तो उद्दीपक के रूप में किसका प्रयोग किया गया? भोजन का, मांस का, मछली का या दूध का? क्वेश्चन नंबर 91, मछली का प्रयोग किया गया था। फिश का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 92, व्यवहार के कारण व्यवहार, ट्रिक याद आई कुछ? गिलफोर्ड का है ना? किसका है? गिलफोर्ड का ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। 93 देखिए, इस विचार को कि विकास की किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किसने कहा ये? पियाजे, ब्रूनर, कोहलर या फिर कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 93, 93 में आपका आंसर क्या होगा? ब्रूनर। ये स्टेटमेंट है ब्रूनर का। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। आ रहे बाबू, शिक्षक अपने संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? छोटे छोटे खंडों में किसमें विभक्त किया जाता है? तत्परता में तो नहीं किया जाएगा, मनोवृत्ति में भी नहीं किया जाएगा। इसको कहेंगे आंशिक अनुक्रिया का नियम। यानी 94 में आपका आंसर जाएगा डी के साथ। 95 देखिए, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, कौन सा सिद्धांत है? अभ्यास द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, ठीक है क्या? अभ्यास का सिद्धांत इसी का हिस्सा है, थॉर्नडाइक का ही, ठीक है। नैमित्तिक अनुबंधन कौन सा कहलाता है? तो आपने अभी भी इस क्वेश्चन को भी पढ़ा है कि स्किनर का सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन उसी का दूसरा नाम है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 97। इन क्वेश्चंस को तैयार करने में और आंसर्स को भी क्रॉस चेक करने में काफी सावधानी बरती गई है, क्योंकि यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चंस जरूर हैं जिनमें आपको विवाद जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 97 की बात करें, ये परिभाषा है स्किनर की, सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। संकेत अभिगमन सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन में, मनोविज्ञान में, वातावरण में या मनोदय? क्वेश्चन नंबर 98, पारंपरिक अनुकूलन के अंतर्गत संकेत अभिगमन सीखा जाता है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया? क्वेश्चन नंबर 99, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम
डेविड आशुबेल के द्वारा ये समझाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 100। आप जानते हैं अधिगम का मतलब क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो आपने इन 100 क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से कर लिया है। अब आपसे हमारा एक क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, आपको जीन पियाजे के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ के निवासी थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम क्या है। इतना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी आप क्या करें, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट की, यूपी टेट में आपने कैसे पढ़ा वो मायने उतना नहीं रखता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका एक क्या था, एक क्वालिफाइंग एग्जाम था। अभी आपको सुपर टेट के संकल्प बैच से जुड़ जाना चाहिए। बहुत ही कम चार्जेस में सभी 14 विषयों की कंप्लीट क्लासेज आपको यहाँ पर कराई जा रही है। और इसी तरीके से आप हमारा हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगवा सकते हैं, जिसको मंगाने का जो नंबर है और डेमो देखने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करें। इस तरीके से 14 विषयों के कंप्लीट हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर तक जाएंगे। आपको कमेंट में क्या लिखना है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे और जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या है। इतना आपको सिर्फ कमेंट कर देना, हमें पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है। और यहाँ पर देखिएगा कुछ अन्य वीडियोस लग करके आ रहे हैं, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने क्या कहा, बहुत ही सावधानी रखी गई इन क्वेश्चंस को और आंसर्स को बताने में, समझाया नहीं हमने ज्यादा, सिर्फ प्रैक्टिस कराई है। इस क्लास में हमने कोई भी समझाया नहीं है, कोई भी बात को समझाई नहीं, क्योंकि हर लाइन उसी से क्वेश्चन से था, तो समझाने का इसमें मतलब नहीं था। फिर भी अगर कहीं पर किसी प्रश्न को टिक करने में, कुछ बताने में गलती रह गई हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।